नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में, जिसमें हम मार्केट पे चर्चा करते हैं और जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा उन्हीं सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं इस हफ्ते के लिए जिस पर हमें डिस्कस करना चाहिए और इसी से आपको अगले हफ्ते के लिए और आगे के लिए रास्ते दिखाई देंगे। तो वो 4 विषय क्या हैं? वो 4 विषय हैं, एक तो ये कि बाजार में क्या बॉटम बन गया, क्या इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एक हफ्ते में दिखाई बाजार ने, इर्रिस्पेक्टिव कि यूएस में क्या हो रहा था। यहाँ के बाजार ने एकदम अलग राय ली। वो मार्केट में रिजल्ट्स की वजह से ली या एफआईआईज की वजह से ली या अपनी डोमेस्टिक इनहेरेंट तेज़ी की वजह से ली, पता नहीं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा विषय है कि कंज्यूमर डिमांड में एक सरप्राइजिंग मूव है इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में। 3-4 रिजल्ट्स आए हैं, आप देखिए HUL का रिजल्ट देखिए, आप टाटा कंज्यूमर का देखिए, नेस्ले की देखिए, बजाज ऑटो देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए, आप किस तरीके से उन्होंने दिखाया है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड वापस आ गई है या कंटिन्यूएशन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टॉपिक है IT का, जहाँ पे जितने बड़े दिग्गज थे उनके नतीजे तो बहुत ही खराब आए हैं। आप TCS लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, विप्रो लीजिए, टेक महिंद्रा लीजिए, HCL टेक लीजिए, लेकिन जो मिड कैप वाले हैं, आपको फोर्स को लीजिए, बहुत बेहतरीन नतीजे, परसिस्टेंट सिस्टम को लीजिए, बहुत बढ़िया नतीजे। तो ये क्या चक्कर है? और अगर आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो फिर IT में कैसे देखें आप। और चौथा है ऑटो सेक्टर, एक बड़े डायनेमिक्स के बीच में फंस गया है। मारुति के रिजल्ट आया, मारुति ने एक नया प्लांट का अनाउंसमेंट किया, बड़ा कैपेक्स है, लेकिन एक बड़ा डिसरप्शन जो इंडस्ट्री में आ रहा है उसको क्या ये कंपनियां एड्रेस करें या अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रही, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हमारे साथ जो आज 4 खास मेहमान हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा दूँ। अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड CEO हैं। उसके साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं, मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। राहुल अरोड़ा जी हैं, CEO हैं निर्मल बंग के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के। और पंकज जैन हैं, डायरेक्टर SW कैपिटल के। 2 लोग हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मार्केट में बॉटम बन गया क्या? ये पहले भी हमारी नीरज जी बात हुई थी 1-2 हफ्ते पहले, और मेरा यही व्यू था कि पार्टिसिपेशन इतना कम हो गया था मार्केट में। FPI के फ्लोज भी देखे थे, काफ़ी वीक थे, और जनरली कोई एक इन्वेस्टर फटीग हो गया था कि 20 महीने 21 महीने निकल गए, कुछ भी लो फ्लैट ही है या डाउन है, तो एक इन्वेस्टर फटीग था। और मैंने देखा है कि जब पार्टिसिपेशन इतना कम हो जाता है, नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में भी, तो वहाँ पे एक बॉटम बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि थोड़ी भी सी भी फिर बाइंग आती है, वॉल्यूम्स इतने ड्राई हो चुके होते हैं कि मार्केट एक शार्पली रैली करता है। सो आई थिंक अभी जो हम देख रहे हैं ये वही लेवल है कि आप 16,800 के लेवल से लो पार्टिसिपेशन से अब एक, अभी भी मुझे लगता नहीं कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है या बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो मार्केट स्पाइक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी मार्केट में भी थोड़ा बहुत करेक्शंस होंगे या वॉलेटिलिटी रहेगी, पर मुझे लगता है ये एक सेफ जोन है जहाँ से एक बेस बनाना चाहिए मार्केट को इस लेवल से। राहुल, हमने अपने आप को डिकपल कर लिया, तलाक ले लिया अमेरिका से। उधर रोज कुछ ना कुछ बुरी खबर आती है और हम बिल्कुल अलग चाल चल रहे हैं। क्या एक्चुअली ये इसलिए क्योंकि भारत में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। आप देखिए RBI ने कितना रिस्क लेते हुए पॉज कर दिया, या आप जो दूसरे फ्रिक्वेंसी नंबर आ रहे हैं उनको देखिए, आप चाहे क्रेडिट ग्रोथ के नंबर देखिए या बड़े बैंकों के रिजल्ट्स देखिए। तो क्या वाकई हम लोगों ने डिकपल कर लिया कि नहीं, US की प्रॉब्लम अलग, वो अपना देखें, हम अपना देख रहे हैं? देखिए नीरज जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आप देखिए 3 साल हो गए हैं कोविड को, राइट? मार्च अप्रैल 2020 में था, हम 3 साल ऑन है। पहले 18 महीने में आपका जो हेडलाइन इंडेक्स था वो 2.5x बढ़ चुका था। 7,500 की निफ्टी 18,500 हो गई थी। तो एक तरफ से लाजमी है कि कहीं तो आप जाके पॉज करेंगे, यू नीड टाइम टू डाइजेस्ट दैट। उस तरह की रैली देखिए 2003 से 8 के बाद कोई 5 साल का एक विंडो नहीं आया, लेकिन जिस तरह का मूव आया था, यू नीड टाइम टू डाइजेस्ट इट। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एक 1 वे स्ट्रीट था, युद्ध हुआ है, तेल की स्थिति थोड़ी काफ़ी ख़राब थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, US इन्फ्लेशन वगैरह। आई थिंक नीरज जी, ये जो पिछले 1100 पॉइंट की रैली आई है, मैं 1100 बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो RBI की पॉलिसी थी उस दिन निफ्टी 16,900 पे था, आज 18,000 है। करेक्ट, राइट। इसमें 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। अगर आप ओवरनाइट US का GDP प्रिंट देखें तो वो 1% आया था, राइट? एक्सपेक्टेशन 2% की थी, और जो थर्ड क्वार्टर की थी वो 2.6% की थी। और जो पेंडिंग होम सेल्स की जो डेटा थी, उनका एक्सपेक्टेशन था कि वो 0.5% बढ़ेगी, लेकिन वो 5% गिरी। द साइंस ऑफ अ US स्लोडाउन / रिसेशन हैव बिगन। ठीक है, तो आई थिंक RBI को जितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं, एक तरफ से आपको क्रेडिट भी देना चाहिए, वेयर इट्स ड्यू, कि उन्होंने पॉज लिया।
मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं यूएस में, आई थिंक वी आर डन विद रेट हाइक्स, क्योंकि यूएस में 50% जो इन्फ्लेशन है वो हाउसिंग से आता है, हमारा 50% आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से। तो द डायनामिक्स ऑफ इन्फ्लेशन आर वेरी डिफरेंट। तो एक तरफ से अगर आप इंक्रीमेंटली बोलते हैं कि ठीक है इंटरेस्ट रेट्स आर डन, मार्केट्स आर ए डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, है ना, तो अगर आप पकड़ के चल रहे हैं कि ठीक है FY24 में इसका इम्पैक्ट आ भी जाएगा और ये एक तरफ से एक पूरा नॉर्मलाइज्ड ईयर हो जाएगा। FY23 भी काफ़ी हद तक नॉर्मल ही था, लेकिन नाउ वी आर बैक टू अ पोस्ट कोविड नॉर्मलाइज्ड। हम वो FY20 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर अभी नहीं देख रहे। तो आई थिंक अगर FY25 पे अगर हम देखें, आई थिंक थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट एक्सपेंसिव। FY24 पे अभी भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं। तो इज देयर अ केस फॉर द मार्केट टू मेक अ न्यू हाई? वो एकेडमिक है, राइट हम 900 पॉइंट दूर हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट द क्वेश्चन इज जैसे जो मूवी आई थी मैट्रिक्स, जहाँ पे मॉर्फियस न्यू से कह सकते हैं कि आई कैन ओनली ओपन द डोर फॉर यू, यू हैव टू स्टेप इन। वहाँ पे हिट करना एक बात है, वहाँ पे सस्टेन करना दूसरी बात है। तो आई स्टिल डोंट थिंक वी आर आउट ऑफ द वुड्स। जो SVB की जो क्राइसिस थी वो मार्च एंड अर्ली अप्रैल की क्राइसिस थी, और अभी आंकड़े यूएस में स्लो डाउन होना चालू हुए हैं। तो ये कैसे प्ले होगा? नहीं तो क्या यूएस अगर मान लीजिए रिसेशन में जाता है, जो कि कह रहे हैं लोग कि 30 जून के बाद वो ऑफिशियली दिखने लगेगा आपको, हम उसका इम्पैक्ट लेंगे क्या? ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, आप IT सर्विसेज को ही ले लीजिए, इन्फोसिस का क्या हुआ, देखिए एक तो आपके एक्सपोर्ट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा अगर आप कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ के लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आपके तो X और M जो GDP का फॉर्मूला है C+I+G+X-M, वो X and M तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं ना। तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द 5 वेरिएबल्स इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो यू आर बैक टू CING। तो वहाँ पे होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होगा। कितना होगा वो नहीं बता सकता, 1% हो, 1.5% हो, 2% हो, वो पता नहीं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स आर वर्किंग विद 5.5 to 6% GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर। नोबडी इज वर्किंग विद 6.5, नोबडी इज वर्किंग विद 5। तो आई थिंक एट 5.5-6% यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अर्निंग्स की आप जब हेडलाइंस पढ़ रहे थे अभी, अर्निंग्स हैव बीन वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस को छोड़ के कोई शॉकर नहीं आया है एक्चुअली, यू नो। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्वार्टर खराब आएगा। इन्फोसिस को छोड़ के भी अगर आप इन्फोसिस के मुकाबले TCS, HCL टेक, विप्रो टेक, दे हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड बाय क्वाइट अ मार्जिन। इनफैक्ट S&P 500 यूएस के 73% कंपनीज ने बीट किया है। ये मेरे लिए और बड़ा सरप्राइज था ये कि वहाँ पे भी ऐसे ही नतीजे आ रहे हुए, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है। सुदीप सर ये बताइए कि क्या ये जो अभी राहुल ने कहा, अभय जी कह रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट अपने एक रेजिलियंस के साथ वहाँ पे चल रहा है। अब जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण था अमेजॉन का कि उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और जब उसने अपनी कमेंट्री दी तो पूरा वो 12% प्लस का -3% हो गया। ऐसे झटके लगेंगे और हमारे ऊपर इसका असर पड़ेगा, या हमने लार्जली डिकपल कर लिया, अब हम वो लेवल नहीं देखेंगे जो 16,900 या 16,800 की लोग चर्चाएं करते हैं। ठीक है, एक बेस बन गया 17-18 हज़ार के आसपास। जी, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि हमने पूरा रिस्क जो है वो खत्म हो गया, मार्केट बॉटम आउट हो गया। अभी भी जो सारे जो फैक्टर्स है अगर वो कंसीडर किया जाए, पर्टिकुलरली जैसे राहुल जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी कंसर्न है, और ये कंसर्न कहां तक इंडियन मार्केट को, बाकी ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा ये अभी बताना मुश्किल है। यूएस फेड का अगला बुधवार को वो कमेंट्री आएगा, पॉलिसी आएगा, रेट शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़े ना बढ़े, पर कमेंट्री पे जरूर ध्यान रहेगा वो क्या कर रहे हैं, क्या स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि बियॉन्ड जो स्टैंड वो ले रहे हैं उससे ये इंडिकेशन साफ आता है कि यूएस इकोनॉमी किस तरफ जा रहा है। और अगर यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, रिसेशन जैसा माहौल क्रिएट होता है, उसका असर दुनिया के सारे इकोनॉमी पे आएगा, इंडिया पे भी आएगा। जैसे राहुल अभी जिक्र कर रहे थे कि हम लोग एक बड़ा सेगमेंट ऑफ कंपनीज है जो निफ्टी में दिखते हैं, जो अपने चर्चे में रहते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने। हमारे यहाँ पे फार्मा कंपनीज की बात करें, हमारे यहाँ IT कंपनीज की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज की बात करें, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ इनकम है, जो कि इट यूज्ड टू बी अ ब्लेसिंग। पर ऐसा स्थिति जहां पे ग्लोबल मार्केट में, यूएस में रिसेशन जैसा माहौल
उस स्थिति में ये दिस कैन वर्क एडवर्सली, और इसका असर जरूर इंडियन मार्केट में आएगा, इंपोर्ट में भी आ सकता है, बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है, तो इसको हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते आज के दिन में। दूसरी बात है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छे आए हैं, जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे, पर एक चीज हमको समझ में रखना, ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉर्मली फर्स्ट हाफ में जो रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो अर्निंग सीजन का फर्स्ट हाफ, और जो नतीजे ठीक ठाक नहीं है वो देर से आते हैं। तो आई विल स्टिल बी ऑन द लुकआउट फॉर एनी प्रॉब्लम एट दिस स्टेज टू से कि हम लोग डिकपल हो गए हैं या हमारा बॉटम रीच कर गए हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। पेसिमिस्टिक व्यू जरूर नहीं ले रहे हैं, जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे 5.5 से 6% जीडीपी ग्रोथ आएगा। दुनिया का जो लार्ज इकोनॉमीज है उनमें से सबसे बेहतरीन ग्रोथ आएगा। फंडामेंटली कोई फैक्टर इंडिया में चेंज नहीं हुआ है, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है, पर अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। ओके पंकज जी, हमारा ईपीएस इस समय निफ्टी का कितना होगा? मेरे ख्याल में 850, पौने 900 के आसपास, और मल्टीपल 22-21 था, अभी थोड़ा बढ़ गया तो 22-22.5 के आसपास होगा। क्या इतना महंगा हो गया बाजार? नंबर एक। और नंबर दो, चूंकि अब आईटी जिक्र में आ ही गया तो हम उसको ही ले लेते हैं। इसमें जो भी नतीजे आए हैं उसमें मिड कैप ने उन्हीं बाजारों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बड़े वालों को ज़्यादा दिक्कत हुई। आपको क्या लगता है कि मार्केट के लिए अभी शॉकर बाकी है क्या? पंकज जी। नीरज जी, हाँ नीरज जी, जो अभी आप बात कर रहे थे या हमारे जो भी कलीग्स बात कर रहे थे, मैं 2-3 पॉइंट्स पे टिप्पणी करना चाहूँगा। एक तो जो आप ये कह रहे थे कि क्या हमारी मार्केट यूएस मार्केट से डीकपल हो गई है, क्या हमारी मार्केट का यूएस मार्केट से टेम्परेरी डाइवोर्स हो गया। आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक इस तरह की बातें अगर हम पिछले 10-15 साल में बात करें तो कम से कम 7-8 बार डाइवोर्स हो चुका और 7 बार दोबारा कपलिंग हो चुकी है। आई थिंक दैट इज नॉट द ब्रॉडर ट्रेंड। हमारी मार्केट्स का डेफिनेटली ऑन अ लार्जर बेस जरूर एक जो मदर मार्केट है यूएस मार्केट का असर थोड़ा आगे पीछे लैग के साथ होता रहता है, बट जरूर असर रहता है। वी कैन नॉट इग्नोर दैट मार्केट। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंडली, इस टाइम जो हमारी मार्केट चल रही है 19-20 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे हमारी मार्केट की वैल्यूएशन है, विच इज नॉट चीप। ठीक है, इस टाइम मोजो इज बैक, मोमेंटम इज बैक। हम देख रहे हैं कि दोबारा से एफआई मनी इज कमिंग बैक इनटू द मार्केट। डोमेस्टिक मनी वाज ऑलवेज देयर। पिछले 3-4 महीने में एक लल आया था जब हमारी मार्केट 17,000 की तरफ गई थी, तो देखा गया था, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई थी एनएससी सेबी की तरफ कि काफी सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स और पैसिव इन्वेस्टर्स हो गए हैं। दे हैव गॉन बैक टू देयर शेल, बैक टू देयर बेसिक जॉब। एक लल देखने को मिला था, बट आई थिंक बिलो 17,000 मार्केट में डेफिनेटली वी वर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक। बट क्या हम दोबारा से 17,000 के आसपास नियर टर्म में निफ्टी आ सकता है? नहीं आ सकता। वी कैन नॉट से एब्सोल्यूट नो टू दैट। अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें, रादर अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं, आई वुड स्टिल गिव अबाउट अ 30% चांस दैट मार्केट्स कुड टच दोज काइंड ऑफ लेवल्स क्लोजर टू 17,000, 17,200 इन से कमिंग मंथ्स। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले महीनों में काफी सारे इवेंट्स हैं विच आर नॉट इन एनीबडीज कंट्रोल। से डेफिनेटली जो फेड को लेके कमेंट्रीज रहेंगी आने वाले वक्त में। इंटरेस्ट रेट में जो एक जनरल धारणा आ रही है कि डेफिनेटली वी आर क्लोजर टू द टॉप, चाहे वो डोमेस्टिकली हो चाहे यूएस मार्केट्स की बात हो। बट क्या यू टर्न हो गया? आई थिंक वो एम्फेटिकली हमने देखा है, सब लोग ये कह रहे हैं कि डोंट टेक ए यू टर्न हो गया इंटरेस्ट रेट्स में। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे ग्लोबल मार्केट की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, काफी हाई इन्फ्लेशन है यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस में भी काफी हाई है। सो एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है अभी भी मार्केट में, बट डेफिनेटली रुझान एक पॉजिटिविटी की तरफ है, रुझान एक मोमेंटम की तरफ है। तो इन सारे चीजों को और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आई हैव बीन टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स ग्लोबली, इंटरनेशनली, कि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस देखा गया था, चाहे वो एसवीबी का था, चाहे वो रिपब्लिक बैंक का था, देयर आर एप्रीहेंशंस की स्केलेटन्स अभी भी हैं कवर्ड में, एंड वी कुड सी कुछ ना कुछ और स्मॉलर और लार्जर देन स्मॉलर बैंक्स में क्राइसिस आ सकता है। सो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को नहीं भूलना चाहिए मार्केट्स में। बट
अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें, रिजल्ट सीजन बाय एंड लार्ज हैज बीन वेरी गुड। जैसा अभी हम टिप्पणी कर भी रहे थे, अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस आई थिंक देयर हैज बीन नो हाउलर नो शॉकर इन द रिजल्ट सीजन। आने वाले वक्त में जो और दिग्गज बचे हैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक एज ऑफ नाउ इट हैज बिकम अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। शायद 17,000 के आसपास मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम सर्च कर लिया है, बट क्या वो बॉटम आने वाले वक्त में 2-3 महीनों में मार्केट दोबारा सर्च कर सकती है, नहीं सर्च कर सकती है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह है। आई वुड स्टिल गिव अ 30% चांस कि मार्केट उस लेवल्स के आसपास शायद आ सकती है अगर मार्केट में कुछ दो पॉइंट है। देखिए इसमें पॉलिटिकली भी आने वाले वक्त में हाँ, इसमें 2 पॉइंट है अभय जी और राहुल। देखिए यूएस में, चलिए यूएस से ही लेते हैं ना। यूएस का बॉन्ड मार्केट एक डिफरेंट कहानी कह रहा है, वो यूएस इक्विटी के साथ सिंक नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप बॉन्ड मार्केट देखिए ना, अभी यील्ड कहाँ पे चल रही है, स्वैप कहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है। हम लोग लार्जली ऐसा बोल देते हैं कि मार्केट बिल्कुल इग्नोर, लेकिन मार्केट उसको देख के ही रिएक्ट कर रहा है। वहाँ का मार्केट कम से कम 6 बार S&P ने 4150 को टच किया, नीचे टच किया, नीचे, बहुत नीचे भी नहीं आता, 100-150 पॉइंट नीचे था, फिर 4100 पे जाता है। वहाँ भी पता नहीं कौन सी रेजिलियंस है, वो क्यों नहीं गिर रहा है। अगर वहाँ पे मंदी की आशंका है या वहाँ पे GDP 1.1% आ रही है और बहुत बुरी हालत में लोग पहुंच रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही, क्लाउड का बिजनेस खराब हो रहा है, क्यों नहीं गिर रहा वो मार्केट। मेरी थ्योरी ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट गिर जाए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा मार्केट और उनका मार्केट अलग अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी चाल पे चल रहे हैं, वो अपनी चाल पे चल रहे हैं। वो भी तो नहीं गिर रहे हैं, वही कहाँ गिरे। अभी गिरे क्या वो? नहीं गिरे। इनफैक्ट हमारे शो पे भी इस पे भी पहले चर्चा हो चुकी है कि क्या जो S&P का फेयर लेवल है वो 3500 है, 3200 है, उस लेवल पे खरीदना चाहिए। सर्वे था फंड मैनेजर सर्वे था 3500 का। अभी JP मॉर्गन ने भी कहा कि फेयर वैल्यू 3500 है, हो सकता है गिर जाए अगले 3-4 महीने में। पर क्या हो रहा है नीरज जी की एक जो इंटरेस्ट रेट का जो फियर था कि वो अनअबेटेड हो जाएगा, जैसे 2 ईयर की बॉन्ड डील हमने देखी थी, महीने 1.5 महीने पहले 5% क्रॉस कर गई थी और तब लोग कह रहे थे कि 8% हो जाएगी, 18% हो जाएगी। वो एक बड़ा फियर था जो जिसकी वजह से लोगों ने अपनी पोजीशंस कट करी थी। प्रोग्रामेटिक बाइंग जो ट्रेडिंग होती है उसमें भी चेंज हुए थे। फिर वो 5% से गिर के सीधा आ गया 3.8 3.7 पे और अब 4 के आसपास है। तो जो इन्वर्जन था यील्ड कर्व का, जो कि बहुत शार्प था, अब वो फ्लैटन हो रहा है। तो लोगों को ये लग रहा है कि रिसेशन जो है वो माइल्ड रिसेशन होगा, शायद फेड मैनेज कर लेगा, तकलीफ ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और इक्विटी मार्केट में हमने हमेशा देखा है नीरज जी की कोई वेट नहीं करता सर्टेनिटी इमर्ज करने के लिए, कोई वेट नहीं करता कि जब परफेक्ट डेटा आएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बैठे हैं, उनको बेट्स लेनी है, उनको रिस्क लेना है। तो अगर उनको जहां पे भी अच्छी कमेंट्री दिख रही है, जैसे आप बड़े स्टॉक्स की बात करी, पर इंटेल की मैं कमेंट्री कल देख रहा था और इंटेल एक टॉर्च बेयरर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, और इंटेल की कमेंट्री थी कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनली PC सेल्स जो है अगले क्वार्टर से पिकअप होने लगेंगी और जो काफ़ी साल से डाउन थे। और अगर ऐसा होगा तो पूरा सेमीकंडक्टर स्पेस है उसको एक बेनिफिट मिलेगा और ग्लोबल IT हायरिंग जो है वो भी इंप्रूव होगी। तो आई थिंक इन कंपनीज की जो ग्लोबल लीडर्स हैं, आप उसकी कमेंट्री भी देखिए तो वो खराब नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि अब फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं मालूम बिजनेस तो बंद हो जाएगा। अभी जी बहुत इंटरेस्टिंग बात, ब्लैक रॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है, हाँ। उसका जो हेड ऑफ फिक्स इनकम वाला वो कुछ और कहता है, वो कहता है 6% में जाके टर्मिनल होगा। जो इक्विटी वाला कह रहा है नहीं, अब यहाँ से बॉटम हो गया मार्केट का। मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन दुनिया के लोगों के बीच में है कि कौन क्या बोले कुछ। आई बॉन्ड आप लोगों जानते होंगे ना, आई बॉन्ड 10-11% तक गए थे, वो गिर के 6 पे आ गए। तो बॉन्ड मार्केटिंग कुछ तो बता रहा है आपको, उसको सेंस करना चाहिए। तो यूएस पे हम लोगों ने ले लिया। चलिए एक ये कंसेंसस है कि भाई अभी सब कुछ खत्म नहीं हो गया, मतलब थोड़ा सा डर रहना चाहिए, ये इस पे एग्रीमेंट है ना कि, या अभी आप कुछ और जोड़ेंगे इसमें? नहीं नीरज जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हम स्लो डाउन या रिसेशन की बात कर रहे हैं यूएस में, दिस इज़ नॉट एन एसेट प्रॉब्लम, इट इज़ अ फेड लेड स्लो डाउन और अ फेड लेड रिसेशन। और अगर आप 1975 से लेके अभी तक का आंकड़ा देख लें, जनरली फेड लेड रिसेशंस लास्ट फॉर ओनली 3 to 5 क्वार्टर्स, 3-4 क्वार्टर का एवरेज रहता है, राइट। ये जो SVB या रिपब्लिक बैंक की भी थी, ये मार्क टू मार्केट लॉसेस थे, ये अंडरलाइंग, दीज वर नॉट CDOs और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज और एनीथिंग लाइक दैट जो 2008 में हमने देखे, इसलिए ये आराम से मैनेज हो गए। इशू
इस वक्त यूएस कॉर्पोरेट्स का नहीं है। अगर ये रिसेशन, आई थिंक वी आर मिसिंग द पॉइंट, ये रिसेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा ये स्लो डाउन बिकॉज इट इज टारगेटेड एट इन्फ्लेशन। मैं वापस उधर जा रहा हूँ कि 50% यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो हाउसिंग है। दिस इन्फ्लेशन इज टारगेटिंग द यूएस कंज्यूमर, इट इज़ नॉट टारगेटिंग द यूएस कॉर्पोरेट। तो आपको ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसा कर रहा है, और वहाँ से आपको एक डेटा पॉइंट मिल जाएगा। यू नो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वेज एवरी स्टेट पब्लिशेस, कैंसस, फिलाडेल्फिया वगैरह आपको मिल जाएंगे। यू नो, आप यूएस का पूरा इकोनॉमिक कैलेंडर आता है, आप उसको ट्रैक कर दीजिए, राइट। आईएसएम सर्विसेज इंडेक्सेस देख लीजिए। तो दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग और एन एसेट साइड रिसेशन, दिस इज अ कंज्यूमर साइड रिसेशन। तो मुझे लगता है कि अगर ये आ भी गया तो थोड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा मेरे हिसाब से। इट डज नॉट मीन कि द कंसर्न्स आर ओवर, वी विल हैव एन इम्पैक्ट, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी एज सीवियर जो हम लोग दिवाली के टाइम उस वक्त बात कर रहे थे, राइट। दूसरी बात नीरज जी, आई थिंक इट इज अ लिटिल ट्रिकी टू कंफ्यूज फिक्स्ड इनकम विद इक्विटीज, राइट। जैसे हमें इकोनॉमिक्स में सिखाया गया था कि अगर आप मार्केट का फेयर वैल्यू निकालना चाहते हैं, आपका जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड है आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको मार्केट का पी मिल जाएगा। हमारा 7.2 के आसपास चल रहा है, तो टेक्निकली हमारा मार्केट का फेयर वैल्यू पी 15 होना चाहिए। अब आपके एक गेस्ट कह रहे थे मैं मार्केट का पी तो देखता नहीं क्योंकि मैं स्टॉक्स खरीदता हूं, तो मुझे मार्केट का लेवल से मेरे को एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मैं इंडेक्स खरीदता ही नहीं हूं, राइट। मैं फ्यूचर्स करता ही नहीं हूं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप उस हिसाब से देखें तो द निफ्टी कैन टेक्निकली स्टिल फॉल 30-35%। अगर आप फेयर वैल्यू जो हमें स्कूल में कॉलेज में सिखाया जाता था कि यू नो दिस इज वन, दिस इज वन मेट्रिक टू लुक एट मार्केट पी, तो आपका इंडियन मार्केट भयंकर ओवर वैल्यूड है एक्चुअली। तो आई थिंक यू नो ट्राइंग टू मैरी फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी एट ऑल टाइम्स डज नॉट नेसेसरली वर्क। आप खुद ही देख लीजिए शॉर्ट टर्म, यू नो द शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व वर्सेस द लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व। फिक्स्ड इनकम मैनेजर्स का इतना यू नो दे हैड टू रीवर्क द वे दे आर इन्वेस्टिंग मनी। आप देख लीजिए किस तरह से जो म्यूचुअल फंड के डेटा आते हैं, किसी यू नो कहीं लिक्विड फंड में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कहीं पे यू नो इट इज़ नॉट ईजी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लेट्स नॉट डिस्काउंट एवरीथिंग टू सून। देयर इज ये एक शेक्सपियर का प्ले है, सब अपना किरदार निभा रहे हैं। इतना मैं कहूँगा कि मार्केट यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोलैप्स होगा, राइट। ब्रॉडली मुझे लगता है कि ये साल का रेंज 16.5 से 18.5 हज़ार हो सकता है, इसके बीच में रहेगा, राइट। इसमें आपको पैसे बनाने के मौके भरपूर मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे। इसी रेंज में आईटीसी डबल हुआ है। अरे अभी भी हो रहा है, इसी रेंज में आईटीसी डबल हुआ है। तो जब लोग बोलते हैं ना कि मार्केट थका हुआ है, नहीं भाई, ढूंढने की बात है, ढूंढने की बात है। और मैं आपसे कह रहा हूँ इट्स नॉट दैट इट इज बिकॉज इट्स द वीकेंड, मैं कह रहा हूँ कि अगर आईटीसी का कैश डिप्लॉयमेंट ठीक ठाक हुआ, आईटीसी कैन डबल फ्रॉम हियर आल्सो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो उनका कैपिटल लोकेशन का क्वेश्चन था वही वाला सेक्टर सबसे बढ़िया कर रहा है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ नीरज जी, आईटीसी का अगर आप देखें 20 से 25 हज़ार करोड़ का उनका कैश ऑन बुक्स है। थ्योरी आपको बताती है ऑब्वियसली इफ योर कैश इज हायर योर रिटर्न ऑन इक्विटी इज डिप्रेस्ड। आज की डेट में आईटीसी ट्रेड्स है 26 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड। कोई भी सेल साइड ब्रोकर इंक्लूडिंग अस अगर आईटीसी को टारगेट मल्टीपल दे रहा है वो 30 से ज्यादा नहीं दे रहा। 30 पे कोई एफएमसीजी कंपनी इंडिया में नहीं ट्रेड हो रही, उसके रिटर्न रेशियोज भी 26-27 है। आप सिर्फ सोचिए कि अगर आईटीसी ने एक बड़ा एक्विजिशन कर लिया जैसे लीवर ने किया था, और उनका जो टोबैको का एबिट जो आज 80% है वो 70% हो जाता है और उसकी आरओई बढ़ जाती है। व्हाई कांट आईटीसी गेट 40 टाइम्स? मार्केट देना चाह रहा है, दे नहीं पा रहा है, ये अलग बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिल रहे, मौके हैं। सिगरेट का जो उनका बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन इस समय वो कमांड कर रहे हैं, बावजूद इसके वॉल्यूम गिर रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि आप अगर हानिकारक चीज से भी पैसे बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं? उनके प्रोडक्ट से मत कराइए, आप उनके स्टॉक से कराइए, उनके स्टॉक से बनाइए, राइट। ये प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल कंज्यूम मत कीजिए, बट उसके स्टॉक से बनाइए। उसके स्टॉक से अगर पैसा, देखिए हमारा काम है ये, राइट, वी हैव टू लुक एट मेकिंग मनी एक्चुअली। अच्छा, ये डिस्क्लोजर देते चले साथ के साथ कि ये आप रिकमेंडेशन मत मान लीजिए, कल जाके दौड़ के आईटीसी खरीद लीजिएगा प्लीज। मैं ये रिकमेंड केस स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूं, एग्जांपल दिया गया। आप अपनी राय लीजिए, किसी और से भी बात करिए तब लीजिएगा, ये साथ के साथ डिस्क्लोजर। अच्छा, वापस आते हैं आईटी पे, उसके बाद मैं आऊंगा फिर उस बड़े सेक्टर पे, कंज्यूमर वाले पे। सुदीप सर, मुझे ये बताइए कि जो आईटी सेक्टर था जिसका भी आप लोग जिक्र भी कर रहे थे कि अगर मंदी आई तो एक्सपोर्ट में बड़ी दिक्कत आएगी, ये मिड कैप वाले आईटी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं, और लार्ज कैप में भी एक दो, विप्रो या इन्फोसिस को छोड़ दें तो टीसीएस में उतने बुरे नहीं थे। हम लोग बुरे मान रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे। तो आईटी सेक्टर को अप्रोच करना तो कैसे करेंगे आप आज?
नीरज जी, मैं यही कहूंगा कि आईटी सेक्टर में आपको थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक स्टडी करना पड़ेगा और एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। इसमें छोटे कंपनी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर उनका क्लाइंट का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, वो ऐसे सेक्टर में है जहां पे ये स्लो डाउन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। पर अगर बड़ी कंपनी की बात करें, वो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं, तो वो ऐसे कंपनीज के साथ भी जरूर डील कर रहे हैं जहां पे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है स्लो डाउन के बावजूद, और ऐसे कंपनी के साथ भी डील कर रहे हैं जहां पे स्लो डाउन का नेगेटिव असर आ रहा है, जिसके कारण पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट हो रहा है, कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट हो रहा है। पोस्टपोनमेंट का बात टीसीएस ने किया, कैंसिलेशन का बात इंफोसिस ने किया, और भी विप्रो ने किया, एचसीएल ने किया पोस्टपोनमेंट की बात। तो द प्रॉब्लम इज रियल कि आज के दिन में यूएस मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है, जैसा जिक्र आप लोग भी कर रहे थे कि अमेजन ने नतीजे बहुत अच्छे दिए पर फोरकास्ट जो दिया वो थोड़ा सबड्यूड दिया। अब यही स्थिति है कि जो सीईओज है, बिजनेस लीडर्स हैं, उनके मन में शंका है कि स्लो डाउन आने वाला है। इस माहौल में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विडिटी, कंजर्वेशन ऑफ कैश करना चाहिए, और इसी के कारण थोड़ा आईटी प्रोजेक्ट्स में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि आप कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस करना पड़ेगा। एक ब्रॉड ब्रश से हम लोग आईटी को पेंट नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली ये जो स्पेसिफिक मुद्दा आपने उठाया है कि स्लो डाउन कुछ कंपनीज में दिख रहा है, कुछ कंपनीज में नहीं दिख रहा है, इसके बारे में मैं यही कहूंगा। पर अगर आप थोड़ा एक साल प्लस का होराइजन की बात करेंगे, तो हमारा व्यू भी ये है कि आईटी में ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। इंडियन आईटी कंपनी एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। आज कुछ बात हो रहा था रीट जो चलाते हैं उन लोगों के साथ, वो लोग बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग बहुत बढ़ रहा है और बहुत बढ़ेगा, यही उनका एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यूएस में कॉस्ट कम करने के सिलसिले में वो आउटसोर्स इंडिया में ज्यादा कर रहे हैं, जो अपना कैप्टिव जो सेंटर्स इंडिया में ज्यादा बना रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड सही है, और लग रहा है कि ये ट्रेंड सही है, तो इसका मतलब इवेंचुअली इंडियन आईटी कंपनीज को काम और भी ज्यादा मिलेगा। तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईटी में, ओवरऑल आईटी में पॉजिटिव हूं। शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू यही है कि थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक होकर काम करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। पंकज जी, वेट एंड वॉच आईटी में अभी इंतजार करेंगे थोड़ा और? नहीं नीरज जी, आई थिंक दैट इज नॉट आवर गाइडेंस टू आवर क्लाइंट्स, टू आवर इन्वेस्टर्स। हम आईटी में अभी भी काफी एक्टिव हैं, और जैसा कि आपका मुद्दा है, जैसा कि आप अंडरलाइन बोल रहे हैं, आई थिंक एक दो डिफरेंशियल बन गए हैं आईटी में भी, लार्ज कैप आईटीज वर्सेस गुड मिड कैप आईटीज। मिड कैप आईटीज में भी मैं एक जनरलाइज नहीं करना चाहता कि ऑल मिड कैप आईटीज आर स्ट्रॉन्गर गुड कंपनीज। अगर कुछ एक लार्जर मिड कैप आईटीज की बात करें, से समथिंग लाइक, दीज आर नॉट रिकमेंडेशन डेफिनेटली, से समथिंग लाइक अ परसिस्टेंट सिस्टम, समथिंग लाइक अ सीएंट, जिस तरह से इनके रिजल्ट आए हैं, जिस तरह के इनकी कमेंट्री आई है, और जिस तरह से ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव बीन गोइंग एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग। और लार्जर कैप जो है आपके इन्फोसिस हुए, टीसीएस हुए, एचसीएल टेक हुए, महिंद्रा हुए, अगेन आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ, अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस उनके भी रिजल्ट इतने बुरे नहीं थे, बट मार्केट में एक दो डायनेमिक्स हो गई हैं। मिड कैप आईटीज आर स्टिल परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग, और मेरे को लगता है कि ऑन any bad day because of larger issues with larger IT companies, mid cap IT में जो अच्छे stocks हैं उनमें fall आता है, they should be accumulated. I think they could have a tremendous run from even from current levels. और आने वाले वक्त में अगर if we look beyond 6 months, अगर अगले 2-4 महीने की बात ना करें, on a SIP basis, even if you accumulate say Infosys, TCS, HCL Tech from current kind of levels, I think it's difficult for you to go wrong on next 18 months kind of basis. तो हमारा ऐसा नहीं है कि आईटी को हमने शन आउट कर दिया है, ठीक है, आईटी में हैव लॉस्ट द शॉर्ट टर्म मोमेंटम, जो एफएनओ डेरिवेटिव्स करने वाले में अभी भी हु आर लिविंग बाय द डे, आई थिंक उनके लिए शायद इस टाइम थोड़ा सा आउट है लार्ज कैप आईटी, बट ऑल इन ऑल वी आर स्टिल वेरी मच इन आईटी स्टॉक्स। तो लॉन्ग टर्म में आईटी अभी भी है, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं 6-8 महीने, तो बड़े वाले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अब मैं फिर उसी पे लौटूंगा कि डिकपल हुआ कि नहीं हुआ। कंजम्पशन की थ्योरी इंडिया की, राहुल आप बहुत ट्रैक करते हैं एफएमसीजी, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, एचयूएल, बजाज फाइनेंस,
बजाज ऑटो, किसी के रिजल्ट में कोई कमी दिखी आपको? धुआंधार रिजल्ट, वॉल्यूम ग्रोथ भी है, मार्जिन ग्रोथ भी है, क्लाइंटेल बढ़ा है, कितने नए कस्टमर बजाज फाइनेंस ने जोड़े, टिकट साइज बढ़ा लिया है, तो रोबस्ट इकोनॉमी का संकेत है पूरा पूरा। इवन आप ये देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि टाटा संपन्न या नेस्ले के प्रोडक्ट थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, तो आप मास वाले भी देख लीजिए ना, उसमें कौन सी बड़ी गिरावट आ गई। इवन HUL के तो कह भी रहे हैं कि रूरल भी बॉटम आउट हो गया है। एग्री हैं आप इससे? काफ़ी हद तक आई थिंक IT और ITC में सिर्फ एक C का फ़र्क है और ओपिनियन इतना चेंज हो जाता है। लेकिन आपने सही कहा, आई थिंक अगर देखिए लॉट ऑफ ये चर्चा काफ़ी हद तक हो रही है कि हो सकता है कि मॉनसून डेफिशिएंट हो इस साल, लेकिन आपके व्यूअर्स को ये भी मान के चलना चाहिए कि जो हमारे इंडिया के रेजर्वोयर लेवल्स हैं वो 21% ओवर 10 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेज है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो हैं वो 10% बिलो लॉन्ग टर्म एवरेज हैं, पर वहाँ से भी वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो ना पैन इंडिया बेसिस अगर गॉड फॉरबिड अगर मॉनसून ठीक ठाक नहीं आया, यू आर स्टिल ओके। इस पे अगर आपका रूरल रिवाइव कर जाता है, रूरल क्यों इंपॉर्टेंट है नीरज जी? जो हम इस स्टूडियो में बैठे हैं या जो आपके गेस्ट हैं, जब हम डीमार्ट या बिग बाजार कहीं जाते हैं, समझिए हम साबुन या शैम्पू या टूथपेस्ट हम एक बास्केट लेते हैं, राइट? वो जो रूरल में जो खरीद रहा है ना, वो उतना ही खरीदता है जितना उसको उसकी ज़रूरत है। अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसको अगर 300, 500, 600 रुपये मिल रहे हैं दिन के, वो सेविंग्स ही नहीं सोचता, यहाँ से आता है यहाँ से निकल जाता है। और वो क्लोजअप और पेप्सोडेंट नहीं ले रहा, वो वीको ले रहा है आज की डेट में, राइट? वो गुड डे नहीं ले रहा, वो पार्ले ले रहा है, यू नो। सो मैं कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि वेलोसिटी ऑफ कंजम्पशन इज वेरी हाई इन रूरल, विच इज वाई रूरल इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर FMCG कंपनीज इन इंडिया। 35 से 55% के सेल्स आते हैं, आप जिस कंपनी को उठा के देख लीजिए, नेस्ले को छोड़ के, नेस्ले के करीबन 15-20% आते हैं रूरल से, जो नीलसन रूरल डिफाइन करता है। नीरज जी, ये ऑलमोस्ट 2 साल का एक टाइम और प्राइस करेक्शन हो चुका है। 2022 का सबसे बड़ा ट्रेड था IT एंड बैंक्स, राइट? मेरे को लगता था कि अगर US का रिसेशन नहीं आया तो ये 2023 का भी ट्रेड हो सकता था, पर मुझे लगता है कि द ट्रेड दिस ईयर विल बी मोर टुवर्ड्स कंजम्पशन एंड फार्मा। सो इफ आई वाज बिल्डिंग, देखिए नीरज जी, 80% जो मार्केट का स्तंभ है वो 40% बैंक्स हैं, रिलायंस है, IT है और कंज्यूमर है। आपके मार्केट को यही 4 पिलर्स हिला सकते हैं। बाकी के 20 आप जितना भी ऑटो, सीमेंट, फार्मा कर लें, दे डोंट हैव द पोटेंशियल टू मूव द मार्केट, राइट? और बारिंग SBI एंड ITC, बाकी के सब के आंकड़े आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ पोर्टफोलियो पोजिशनिंग अगर मैं करूँगा आज, मैं इक्वल वेट बैंकिंग रहूँगा जितना इंडेक्स का वेट है। IT से मैं करीबन 200 बेसिस पॉइंट अंडर वेट रहूँगा, और कंज्यूमर में मैं अबाउट 150 बेसिस पॉइंट ओवरवेट रहूंगा, और फार्मा में 50 बेसिस पॉइंट ओवरवेट। दिस इज हाउ आई वुड अप्रोच इट। रिलायंस को आप मार्केट वेट रख सकते हैं। दैट इफ यू हैव दिस पोजिशनिंग, अकॉर्डिंग टू मी, यू विल कंफर्टेबली बीट FD रिटर्न्स फॉर दिस ईयर, इन नॉट जस्ट बाय अ स्मॉल मार्जिन। आई थिंक आपका 10-12% का, आपका 300-400 बेसिस पॉइंट का आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। अगर रिवाइवल आ गया रूरल में, लीवर, ब्रिटानिया, डाबर, यू कैन प्ले इट थ्रू दीज। एंड मिड कैप में तो बहुत सारे नाम हैं, बट आई थिंक बिकॉज देयर हैज बीन अ टाइम एंड प्राइस, और एक टेक्निकल फैक्टर भी है नीरज जी, अंडर ओन्ड है, अंडर ओन्ड है, राइट? काफ़ी हद तक पैसा, तो ये जिस तरह से IT में रैली आई है या रिलायंस में आई है, ये तुरंत FMCG में भी आ सकती है, राइट? अगर एक अच्छा रिजल्ट लीवर का आ गया तो दिस 2400 कैन बिकम 3000 इन अ मंथ। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। आई वुड बी ओवरवेट दिस सेक्टर बाय एटलीस्ट 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स टुडे, और मैं IT से थोड़ा वेट वहाँ पे शिफ्ट करूँगा। परफेक्ट। एक चीज़ मैं ऐड करूँ, बहुत सारे लोग स्काईमेट या IMD या और सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि 60% हो सकता है ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो एल निनो की वजह से। लेकिन मैंने कई फर्टिलाइजर कंपनी से और कई सारे लोगों से बात की जो और बहुत सारे स्काईज के वाले लोगों को सब्सक्राइब करते हैं। उनका कहना है कि अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसी सिचुएशन बनती भी है, तब भी हमको बहुत प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ जो इरिगेशन का सिस्टम है, रिजर्वायर है, और जो हमारा स्टॉकिंग है फूड ग्रेन्स का, वो सफिशिएंट है इसको ड्रेन अप करने के लिए। तो कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को उसको लेकर भी मार्केट में किसी को बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आ भी गया तो शायद यही वजह है कि FMCG में आपकी ऐसी रैली दिख रही है या ऐसी जबरदस्त, और प्री इलेक्शन और इलेक्शन में तो कितना 1.5-2 लाख करोड़ की, तो आई एम श्योर कुछ तो गवर्नमेंट की 1.5-2 लाख करोड़ की एडिशनल स्पेंडिंग होगी, तो वो है, और वो तो बहुत अलग अलग इलाकों में जाएगी। तो खैर ये होगा, लेकिन एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है जी।
ब्रेक में जाते हुए आप लोगों को बताऊं कि कोका कोला की भी कमेंट्री है, उसने ग्लोबल कमेंट्री दी है उनके सीईओ ने, और एशिया और खासतौर पे इंडिया के बारे में बताया कि उन्होंने 3 लाख टच पॉइंट्स और बनाए हैं और ज़बरदस्त चल रहा है उनके जो भी यहाँ बॉटलर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैं कंजम्पशन की बात कर रहा था कि ना, कि अब कोक थोड़ी सारे अमीर लोग ही पी रहे हैं। एक और लीड इंडिकेटर है, हाँ आपके प्रमोटर इस स्पेस में बहुत तेजी से घुस रहे हैं यस एग्री, और वो वहीं घुसेंगे जहां पैसा बनेगा। बिल्कुल। ऑन अ लाइटर नोट, नहीं ये ऑन लाइटर एंड सीरियस नोट, तो ये डिस्क्लेमर के रिलायंस में कोई बाइंग की आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, ये लीड इंडिकेटर ढूंढ के इसलिए लाया हूँ कि जिससे मैं ये साबित कर सकूँ कि हमारी इकोनॉमी में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप पकड़ें तो आपको दिखेगा कि नहीं, ग्राउंड पे कुछ और चीज़ हो रही है जिसको हमें ऑनर करना चाहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, उसके बाद अपाजी के साथ शुरुआत करते हैं कि कोक कितना पीते हैं आप ब्रेक के बाद।